Assalamu alaikum. Our topic is diabetes mellitus. डायबिटीज़ mellitus जो है वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसकी वजूहात ये होती हैं कि इंसुलिन सिक्रीशन जो बॉडी में हो रही होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, या फिर इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन वो अपना प्रॉपर एक्शन प्ले नहीं कर पाती, और ये जो है वो हमें हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ ले जाती है और अल्टीमेटली डायबिटीज़ mellitus होता है उस पेशेंट को। डायबिटीज़ mellitus कोई पैथोजेनिक इंडेंटिटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बॉडी में होने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कि डायबिटीज़ mellitus होती है। डायबिटीज़ की कॉमन सिम्टम्स में हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, पॉलीयूरिया यानी ऐसे पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होती है, पॉलीडिप्सिया ऐसे पेशेंट को बार बार जो है वो प्यास महसूस होती है, वेट लॉस, इसी तरह से ब्लड वीन एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में मैक्रोएंजियोपैथी जो कि एस्कीमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस का बायस बनती हैं, एंड माइक्रोएंजियोपैथी जो कि रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी का बायस बनती हैं। बेसिकली ये जो टर्म है मैक्रोएंजियोपैथी एंड माइक्रोएंजियोपैथी, अगर जो है लार्ज ब्लड वेसल डैमेज होती हैं और इसकी वजूहात फैट्स और ब्लड क्लॉट का डिपॉजिट हो जाना ऐसी ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि मैक्रोएंजियोपैथी की डिजीज़ का बायस बनती हैं। और सेम इज़ द केस फॉर माइक्रोएंजियोपैथी कि अगर स्मॉल ब्लड वेसल इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो वो माइक्रोएंजियोपैथी कहलाती है। इसी तरह से डायबिटीज़ की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में न्यूरोपैथी जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, कैटरैक्ट, फिर इसी तरह से डायबिटिक फुट और डायबिटिक हार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ mellitus। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज़ mellitus को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसकी बुनियाद कि डायबिटीज़ जो है वो किस वजह से हो रही है उसके लिहाज से इनको जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus जो कि इम्यून मीडिएटेड भी हो सकती है और इडियोपैथिक, फिर टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus और फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो है वो लाजमी तौर पर इंसुलिन भी लेना पड़ती है, तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो दो वजूहात की बुनियाद पे हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे हम कहते हैं सेलुलर मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेट बीटा सेल्स। बीटा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं। अब अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो लाजमी बात है कि हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। अब इसके मार्कर्स देखे जाएं तो ऐसे पेशेंट में आइसोलेट सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। दूसरा, ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन के ख़िलाफ़ भी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और तीसरा कि ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो कि एक एसेंशियल एंजाइम समझा जाता है पेंक्रियाज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसके खिलाफ भी जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। फिर टायरोसिन फॉस्फेटेज, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इसके खिलाफ भी जो है वो बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली ये एक मार्कर्स है जो हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ वो इडियोपैथिक वजूहात की बुनियाद पे हुई है या सेलुलर मीडिएटेड। अगर ऐसे पेशेंट में आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ टू इंसुलिन
ऑटो एंटीबॉडीज़ टू ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और इसी तरह से टायरोसिन फॉस्फेटेज के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें सेलुलर मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेट बीटा सेल्स होंगी। अगर देखा जाए किस एज में होते हैं तो बेसिकली ये हो तो किसी भी एज में सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस एज में ये ज़्यादा अक्रेंस इनकी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की दूसरी वजह इडियोपैथिक होती है, जिसे हम इडियोपैथिक डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो ज़्यादातर अफ्रीकन्स और एशियन पीपल्स में ज़्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की इस टाइप का जो ताल्लुक है वो ज़्यादातर इनहेरिटेंस से है। इसमें ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिनोपीनिया यानी इंसुलिन मुकम्मल तौर पर बनना बंद हो जाती है और ये कीटो एसिडोसिस की तरफ लीड करती है। कीटो एसिडोसिस क्या होती है? बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है तो हमारी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि कीटो एसिडोसिस का सबब बनती हैं। अगर इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखें तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी उसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। कीटोनूरिया हो जाएगा, यानी ऐसे पेशेंट के अंदर कीटोन बॉडीज़ यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होंगी और ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन जो है वो बहुत कम होगी या फिर सी पेप्टाइड लेवल जो है वो भी बहुत कम होगा। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसके नाम से जाहिर है नॉन इंसुलिन मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन लेना लाजिम नहीं है पेशेंट के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ की रीज़न में सबसे पहली रीज़न ये है कि ऐसे पेशेंट के बीटा सेल्स में इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो बहुत कम होती है, यानी इंसुलिन प्रॉपरली सेल से स्क्रीट आउट नहीं हो रही होती। दूसरी रीज़न ये है कि इंसुलिन प्रॉपरली स्क्रीट आउट तो हो रही होती है, लेकिन जो इंसुलिन बनती है वो डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाती। और तीसरी रीज़न ये होती है कि अब इंसुलिन की सिक्रीशन भी नॉर्मल है, इंसुलिन भी नॉर्मल है, लेकिन जिस जगह पर जिस रिसेप्टर पर इंसुलिन ने अपना एक्शन प्ले करना है वो रिसेप्टर डिफेक्टिव है, तो ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है और यही टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है वो वजूहात हैं। रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, एक तो है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी ऐसे अगर उनके पेरेंट्स को है तो उनके सबलिंग यानी उनकी ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा चांसेस होती हैं कि डायबिटीज़ हो जाए। दूसरा ओबेसिटी, अगर ऐसे पेशेंट में उनका जो वेट है वो 20% ज़्यादा हो उनके आइडियल बॉडी वेट से, या उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, तो उनमें भी जो है वो डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट जिनकी एज जो है वो 45 ईयर से ज़्यादा हो, और ऐसे पेशेंट जिनमें इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आइडेंटिफाइड हो चुका हो, और ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरटेंशन और जिनका HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है वो ज़्यादा हो, और उनमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो, और इसी तरह से जिनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री रही हो, उनमें भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग देखें तो ऐसे पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह से ऐसे पेशेंट में जो इंसुलिन सीरम इंसुलिन लेवल है वो भी ज़्यादा होगा और डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन होगी, और ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज इंटॉलरेंस होना शुरू हो जाए, खा वो किसी भी डिग्री के ऊपर हो यानी किसी भी स्टेज के ऊपर हो, तो उसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस।
गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड को कॉम्प्लिकेट कर सकती है, जिसमें कि वो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन को चेंज कर सकती है, इसी तरह से प्लेसेंटल फेलियर करवा सकती है, हाइपरटेंशन एंड हाई बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न। थेरेपी अगर इसकी देखी जाए तो इसमें जस्ट न्यूट्रिशन थेरेपी सजेस्ट की जाती है और इंसुलिन सजेस्ट की जाती है। डायग्नोसिस ऑफ जीडीएम, ऐसी खवातीन में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल वो ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर या फिर ग्रेटर देन 1.26 ग्राम पर लीटर होता है, और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल है जिसे हम कैजुअल ब्लड ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी कहते हैं, वो 11.1 मिलीमोल पर लीटर या 2 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। टाइप 1 डायबिटीज़ में आइसोलेट सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में आइसोलेट सेल्स के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती। टाइप 1 डायबिटीज़ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक मौजूद होता है। इसी तरह से एज ऑफ ऑनसेट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में बिलो 30 ईयर्स, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो एज ऑफ ऑनसेट यानी जिस एज पर जाकर ये वाक़ होती है या होती है डिजीज़, वो यूजली 40 ईयर्स से अबव होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हैं वो फास्टर होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो स्लोअर होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लाजमी देना पड़ती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में डाइट कंट्रोल और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इनफ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट यूजली ओवरवेट नहीं होते, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट जो है वो ओवरवेट हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक्सट्रीम हाइपोग्लाइसीमिया अगर ऐसे पेशेंट में होता है तो उन्हें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करता है, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो इरेगुलर होने की वजह से होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर एक्सट्रीम हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया का बायस बनता है, जिसमें कि हमारी बॉडी के जो वो प्रेशर है वो अल्टीमेटली थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जो कि ब्लड वेजल्स को डिस्ट्रॉय करने का बायस बनते हैं। फिर प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, सेकंड नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसकी फाइंडिंग ये कहती हैं कि डायबिटीज़ जो है वो एपिडेमिक स्टेज तक पहुंच चुका है, यानी पाकिस्तान में डायबिटीज़ एक वबाई मर्ज बन चुका है और अर्जेंटली नीड्स नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर नंबर 1 इज़ अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि पाकिस्तान में आलमोस्ट 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ तो है लेकिन वो अनडायग्नोस्ड हैं। सेकंड इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए डायबिटीज़ की, एंड थर्ड वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव डायबिटीज़ प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम इन पाकिस्तान। इंसुलिन बेसिकली स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। इंसुलिन बेसिकली 2 अमीनो एसिड चेन से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेजेस के साथ जुड़े होते हैं। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जो कि पैंक्रियाज में मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन मसल्स में ग्लूकोज की अपटेक और मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। इंसुलिन लीवर में ग्लूकोज की अपटेक, उसकी स्टोरेज और उसकी यूजेज को भी प्रमोट करता है। इंसुलिन एक एंजाइम लीवर फॉस्फोरिलेज जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है उसको इनएक्टिवेट करता है, जिससे बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं टूटती और ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह से इंसुलिन एक एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज उसकी एक्टिविटी को भी ज़्यादा करता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवर के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है।
इसी तरह इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज बच जाती है तो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और इस तरह से लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, जो कि दोबारा से ग्लूकोज बनने का एक प्रोसेस होता है। इसी तरह इंसुलिन बॉडी के दूसरे सेल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को भी इंश्योर करवाता है और उसको वहाँ पर यूजेज को भी इंश्योर करवाता है। इसी तरह इंसुलिन फैट्स की सिंथेसिस और उसकी स्टोरेज का भी जिम्मेदार होता है, उसको भी ये प्रमोट करवाता है। इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी स्टोरेज को भी प्रमोट करता है और प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को भी जो है वो इनहिबिट करता है और फिर इसी तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी इस अमल में कम करता है। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन इकट्ठे काम करके ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करते हैं, बॉडी ग्रोथ जो होती है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अभी हमने फंक्शन में पढ़ा इंसुलिन के, इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो जब इंसुलिन की कमी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनके मेटाबॉलिज्म में यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो वो लिपोलाइसिस का बायस बनती है, जिसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और उससे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल और फास्फोलिपिड्स कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना शुरू कर देता है। एक्सेस यूजेज ऑफ फैट्स ड्यूरिंग इंसुलिन लैग कॉजेज कीटोसिस एंड एसिडोसिस, यानी अगर ऐसे शख्स जिसमें इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है उसमें फैट मेटाबॉलिज्म इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी बॉडीज़ में जो है वो कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरह से इंसुलिन की अगर कमी होती है तो ऐसे शख्स में प्रोटीन डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड यानी ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली इंसुलिन डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी जो है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डायबिटीज़, सबसे पहले HbA1c टेस्ट, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट हमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल मेजर करने में मदद करता है फॉर द पास्ट 2 और 3 मंथ्स। ऐसे कंडीशन में अगर किसी पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती है और वहाँ पर जाकर वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करना शुरू कर देती है। तो जितनी ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होगी उतना ज़्यादा वो RBCs के अंदर पेनिट्रेट करेगी और उतना ज़्यादा जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करेगी। तो इस तरह से हमें एक इंडिकेशन मिल जाती हैं कि उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना है। ये जैसे कि HbA1c लेवल अगर 5.7% से कम हो तो इसका मतलब है वो पर्सन नॉर्मल है, यानी डायबिटीज़ नहीं है। अगर उसे 5.7 से 6.4% के दरमियान है तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन में है, यानी वो बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसे डायबिटीज़ है। इसी तरह से सेकंड टेस्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस कंडीशन में पेशेंट को ओवरनाइट एक फास्टिंग पे रखा जाता है ऑलमोस्ट 12 आवर्स के लिए और उसके बाद जो है वो उसका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। जो उसकी नॉर्मल रेंज है वो 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। अगर 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है और अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो डायबिटीज़ की कंडीशन में है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डायबिटीज़ में थर्ड वन इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर उसी तरह पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग पर रखा जाता है और उसके बाद उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक किया जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के बाद पेशेंट को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जिसमें ऑलमोस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज मौजूद होती है। फिर उस ड्रिंक पिलाने के 1 घंटे के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है
फिर 2 घंटे के बाद और इसी तरह से फिर 3 घंटे के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। 2 घंटे गुजरने के बाद अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो वो नॉर्मल है। अगर 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन में है। और अगर 200 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो पेशेंट डायबिटीज़ है। इसी तरह से रैंडम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल रैंडमली किसी भी पेशेंट का चेक किया जाता है, यानी यहाँ पर उसको ना तो किसी भी फास्टिंग की ज़रूरत है और ना किसी कंडीशन की ज़रूरत होती है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 200 या उससे कम होना चाहिए तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो डायबिटिक कंडीशन में आ जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डायबिटीज़ रिजल्ट्स, इस तरह से अगर डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है और नॉर्मल है। HbA1c टेस्ट अगर 6.5 या उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो डायबिटिक कंडीशन में है। अगर 5.7 to 6.4% के दरमियान है तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटीज़ है। और अगर बिलो 5.7 है तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। इस तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़, 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो प्री डायबिटीज़, और 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम हो तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। इसी तरह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर 200 या उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है डायबिटीज़ कंडीशन में है। अगर 140 से 199 हो तो इसका मतलब है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। और अगर 140 से कम हो तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा हो तो वो डायबिटिक कंडीशन में काउंट किया जाता है। नाउ द न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहले डाइट। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो डाइटरी कंट्रोल है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, जबकि टाइप 1 में भी जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है कि टाइप 1 की मैनेजमेंट में उसकी जो डाइट है वो भी उसका एक अहम हिस्सा समझा जाता है। जो जनरल एडवाइजेज हैं डायबिटीज़ के हवाले से उसमें यह है कि आपकी जो खुराक है उसमें हाई फाइबर डाइट्स होनी चाहिए। डाइट्स जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक सॉल्युबल फाइबर्स और एक इनसॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स हमारी बॉडी में जाते हैं और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर्स बेसिकली हमारा जो GIT सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं। सेकंड इज़ कि आप फैट्स पार्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट्स यानी घी वगैरह का इस्तेमाल कम करें। थर्ड वन इज़ कि आपकी खुराक के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 पोर्शन तो होने चाहिए। फोर्थ वन इज़ नमक का इस्तेमाल कम करें। और फिफ्थ वन इज़ कि शुगर और शुगरी फूड से जो है वो परहेज़ करें।